हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में बताता हूं कि अभी तक हमने एचपी टेट की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर के केमिस्ट्री, प्रीवियस ईयर की मैथ्स और 2013 से लेकर 2022 के पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। केमिस्ट्री का कंटेंट पोर्शन हम सॉल्व कर चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हमने 2022, 2021, 2020 के मैं पेपर डाल चुका हूँ। प्लेलिस्ट उसकी भी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आगे दोस्तों, ये है 2019 का दिसंबर वाला पेपर। इसके बाद 2019 का जून वाला पेपर आएगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। और दोस्तों, जो इसमें भी आपको ये नंबर दिख रहे हैं, इससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है। मैंने ये एक्चुअली डाउनलोड किया है इंटरनेट से, तो जहाँ से डाउनलोड किया है वो उन्हीं के कॉन्टैक्ट्स है, तो इन्हें आप इग्नोर कीजिएगा। तो चलते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट बैलेंस ईच अदर बिकॉज। देखो, एक्शन और रिएक्शन अपने को कब बैलेंस नहीं करते? जब वो एक्ट ऑन द सेम बॉडी, डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, आर इन अपोजिट डायरेक्शन बट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, आर अनइक्वल। तो दोस्तों देखो, एक्ट ऑन द सेम बॉडी, जब एक्ट करेंगे वो सेम बॉडी पे, तो एक्शन एंड रिएक्शन बैलेंस करेंगे एक दूसरे को। ठीक है। डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, अगर वो सेम बॉडी पे एक्ट ही नहीं कर रहे हैं तब तो करेंगे ही नहीं। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। ठीक है। आर इज इन अपोजिट बट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, वो अपोजिट है एक दूसरे के, पर एक्ट सेम बॉडी पे कर रहे हैं, तब तो वो बैलेंस करेंगे अगर वो अपोजिट है और एक ही बॉडी पर एक्ट करें। आर अनइक्वल। ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आर अनइक्वल, जब वो इक्वल नहीं हो, एक तरफ फोर्स ज़्यादा एक तरफ फोर्स कम हो। परंतु जो इसका आंसर है वो डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, मतलब जब वो एक बॉडी पे रिएक्ट नहीं करेंगे, एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी पे नहीं होगी, तो वो बैलेंस नहीं करे एक दूसरे को। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस मीन दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts a force on another object, the subject object exert an equal and opposite force on the first object. However, it is important to note that these forces act on a different body and not on the same body. For when you push a book across a table, the book exert an equal and opposite force on your hand. However, the force that your hand exert on the book and the force that your book exert on your hand are acting on a different bodies. The force that your hand exert is acting on the book while the force that book exert is acting on your hand. तो मतलब क्या है, इससे कंक्लूजन नहीं निकलता है कि इसका आंसर है डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। ठीक है। आगे चलते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर डिपेंड ऑन। देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट है जो वो पास हो रहा है मेटेलिक कंडक्टर से, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर डिपेंड अपॉन मटीरियल एंड द लेंथ ओनली, लेंथ एंड थिकनेस ओनली, मटीरियल एंड थिकनेस ओनली, मटीरियल लेंथ एंड थिकनेस ओनली। तो ये दोस्तों इसका आंसर होगा मटीरियल, लेंथ एंड थिकनेस, तीनों पे। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द मेटेलिक कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू डिपेंड ऑन इट्स मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस। मतलब मटेरियल की क्या क्वालिटी है, कि किस चीज़ का मटेरियल है वो, उसकी लेंथ कितनी, उसकी थिकनेस कितनी है, तो अमाउंट ऑफ हीट कितनी प्रोड्यूस करेगा वो मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इज पास जब उससे करेंगे, तो वो डिपेंड करेगा कि उसकी लेंथ कितनी है, कितनी उसकी थिकनेस है, कितनी उसकी मटेरियल की क्वान्टिटी क्या है, मटेरियल कौन सा मटेरियल है। तो इसका आंसर होगा डी। आगे चलते हैं दोस्तों। इफ़ यू हैव टू चेंज अ फेबल साउंड टू अ लाउड साउंड दैट रिक्वायर्ड चेंज इज टू इंक्रीज इट्स। देखो, अगर आपको क्या है, किसी पतली साउंड को अगर आपको मोटा बनाना है, लाउड करना है, तो आप क्या करोगे? देखो, आपको पता है कि पिच होती है साउंड की, वो करती है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड। जैसे कि लड़की होती है, पतली आवाज़ होती है लड़कियों की, बहुत पतली आवाज़ होती है छोटी लड़कियों की, तो वो क्या होती है, उसकी वो करती है पिच पे डिपेंड। और लड़के होते हैं वो मोटी भारी आवाज़ होती है, वो करती है एम्पलीट्यूड पर। तो जो इसका आंसर होगा भारी का मतलब एम्पलीट्यूड। तो बॉडी रिक्वायर्ड टू चेंज इंक्रीज इज एम्पलीट्यूड, तो इसका आंसर होगा एम्पलीट्यूड दोस्तों। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द। ठीक है। तो वेयर should we object be placed front of a convex lens to get a real image of the size of the object। देखो, हमारे को कहाँ उसको प्लेस करना है, कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज। देखो, कन्वेक्स लेंस जो है वो रियल इमेज ही देता है एक केस के अलावा। कन्वेक्स लेंस होता है वो मैक्सिमम, उसके 6 केस होते हैं, 6 केस में से 5 में वो रियल इमेज ही देता है। ठीक है। इमेज ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो एट द प्रिंसिपल फोकस ऑन द लेंस, देखो
प्रिंसिपल फोकस पे नहीं देगा वो रियल इमेज। एट ट्वाइस द फोकस लेंथ मतलब कर्वेचर पर, एट इन्फिनिटी पर, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो आपको कहाँ रखना है कि वो क्या करे, वो दे when should an object be placed front of a convex lens to get a real image of the size of the object, मतलब सेम साइज का दे। देखो सेम रियल इमेज तो वो 5 केस में देता है, पर तो सेम साइज मतलब जो ऑब्जेक्ट है इमेज भी उसी साइज की होनी चाहिए। तो ये वाला केस होता है आपका, देखो ये वाला इस तरीके से, जब आप क्या करते हैं, ये होता है कर्वेचर, ये होती है फोकल लेंथ मान लीजिए। अब आपने जब आप कर्वेचर मतलब सी, जो आपका सी होता है, जब आप उससे लाइट ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उससे लाइट जाएगी, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, उस केस में क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे आगे इसे सी या इसे 2 इसे बोलते हैं F1, यहाँ देखिए, तो जो जाएगी वो जाएगी 2F1 पर, 2F2 पर, ठीक है। तो यहाँ से जाएगी और यहाँ से ये, तो ये कर्वेचर पे जाके इमेज बनाएगी, कर्वेचर पे जाके इमेज बनाएगी, और यहाँ से भी एक इमेज जाएगी और यहाँ नीचे सेम साइज़ की बनाएगी और कर्वेचर पे जाके मतलब 2F2 पे जाके इमेज बनाएगी। तो मतलब इसका क्या है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारे को रखनी पड़ेगी बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, नहीं एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। हाँ, तो हमारे को रखनी पड़ेगी एट द ट्वाइस ऑफ द फोकस लेंथ, मतलब ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ मतलब जो सी हो, जो आपका F2 होता है, या कर्वेचर मिरर केस में आप उसे सी बोलते हैं, और लेंसेज के केस में उसमें आपको क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं उसे 2F2 बोलते हैं। ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ठीक है, ये आपका F2 हो गया, ये आपका 2F2 हो गया। तो ये जो 2F2 होता है ये इसका दुगुन होता है, इसका डबल होता है, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे आप इमेज, क्योंकि यहाँ से आपकी इमेज, यहाँ से ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे मिलेगी, मतलब सॉरी, यहाँ से ऑब्जेक्ट जाएगा, यहाँ पे जाके ऐसे जाएगा, और यहाँ पे नीचे ये इमेज बनेगी, तो ये वाली इमेज बनेगी इसकी 2F2 पर, इस तरीके से। तो ये रखेंगे आप एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ट्वाइस द फोकल लेंथ। इफ़ यू कट दिस मैग्नेट इन 3 आइडेंटिकल पार्ट्स देन यू गेट। देखो अगर आप किसी भी मैग्नेट को काटते हैं, चाहे आप कितने ही पार्टों में काटो, आपको उतने ही मैग्नेट्स मिल जाएगी। 1 नॉर्थ पोल, 1 साउथ पोल एंड 1 कंप्लीट मैग्नेट हैव 2 पोल्स, 1 नॉर्थ पोल, 1 साउथ पोल एंड 1 स्टील बार, 3 आइडेंटिकल मैग्नेट। तो आपको मिलेगी 3 आइडेंटिकल मैग्नेट जब आप एक मैग्नेट को काटोगे 3 हिस्सों में। When will light pass through prism the color which band the least। देखो आपका जो so we cut the magnet into 3 parts, there 3 identical magnet will be obtained। आगे चलते हैं दोस्तों। You have a store bar magnet made of steel, if you cut this magnet in 3 identical parts। ये हमने पढ़ लिया दोस्तों। इसमें एक क्वेश्चन रह गया कोई, when white light passes through the prism the color which bands the least। आपको पता है विबग्योर, आपको पता है विबग्योर, ये आपको पता है। आपको पता है कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेड की, ठीक है। वेवलेंथ इस तरीके से बढ़ती है आपकी यहाँ से यहाँ को, और फ्रीक्वेंसी इस तरीके से बढ़ती है। रेड की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है और इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम बैंड कौन होगा, रेड होगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उसकी उतनी कम बैंड। और सबसे कम बैंड कौन, सबसे ज़्यादा बैंड कौन होगा, सबसे ज़्यादा होगा वॉयलेट कलर बैंड, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पूछा है कि कलर विच बैंड द लीस्ट, तो रेड सबसे कम बैंड होगा। आगे चलते हैं, ये हमने कर दिया। अब आ जाता है लेबोरेटरी थर्मामीटर शो 5 स्मॉल डिविजन्स, ठीक है, 5 स्मॉल डिविजन्स between the marking of 50 degree Celsius and 51 degree Celsius। This means that thermometer can read correctly up to, तो कितने तक ये रीड करेगा correctly up to तक। तो ये आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा। इन दिस केस वी दैट द थर्मोमीटर हैव 5 स्मॉल डिवीजन बिटवीन द मार्किंग ऑफ 50 and 51 degree Celsius। This means that the range of temperature between these two marking is divided into 5 equal parts। To find out the size of the each division we can subtract 50 from 51 and divide the result by 5। तो हमने क्या किया, 51 को माइनस कर दिया 50 से और डिवाइड कर दिया 5 से, तो 0.5
सेल्सियस आ गया। सो ईच स्मॉल डिवीजन ऑन द थर्मोमीटर रिप्रेजेंट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 0.5 डिग्री सेल्सियस दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज, तो एसआई यूनिट कैलोरीफिक वैल्यू की क्या होती है? किलो जूल किलोग्राम, या आप बोल सकते हैं कि किलो जूल या जूल किलोग्राम, सी होगा इसका, या तो जूल किलोग्राम या किलो जूल किलोग्राम। ठीक है, अच्छा इसमें एक और ऑप्शन था दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक, एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज, ऐसा यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज किलो जूल ग्राम कैलोरी JL/kg, या किलो कैलोरी के किलो जूल, किलो कैलोरी किलो जूल इसका आंसर होगा। ठीक है, किलो कैलोरी किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, किलो कैलोरी किलो जूल, किलो कैलोरी किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, किलो कैलोरी किलोग्राम इसका आंसर होगा, किलो कैलोरी किलोग्राम। ऐसे यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज किलो कैलोरी किलोग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट इट्स ओन ऑफ इट्स ओन, तो इसमें से किसकी अपनी सैटेलाइट नहीं होती दोस्तों? तो एक बात देखना, ग्रहों को आप याद कैसे रखोगे? जे वैम एम, जे वैम एम, आप रखोगे एम वैम जे सन। अब आप इसमें जे एम की जगह नाम रख लो कोई, जैसे कि मेघा, वैम्पायर, और सन किसकी? वो ज्योति सन। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं किसी का नाम से। तो जो ये हो जाता है आपका एक ग्रह, उसका जाता है आपका वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। ठीक है, इस तरह से यूरेनस और नेपच्यून लास्ट में। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है आपका जो स्टार्टिंग के दो होते हैं, इनकी अपनी कोई सैटेलाइट नहीं होती। ठीक है, तो वेनस, इसमें ऑप्शन में वीनस है, तो वीनस की अपनी कोई सैटेलाइट नहीं होती, इसका आंसर होगा बी। आगे चलते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, a natural satellite is the celestial body that move around the planet in the same way as the planet move around the sun। जैसे सन के अराउंड हम प्लैनेट घूमते हैं, वैसे ही कैस्ट्रल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड द आउटर प्लैनेट हैव मोर सैटेलाइट देन द इनर प्लैनेट। मरकरी एंड वीनस आर, देखो मरकरी एंड वीनस जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आर प्लैनेट विद नो सैटेलाइट, उनकी कोई सैटेलाइट नहीं होती। मरकरी और वीनस की कोई सैटेलाइट नहीं होती। अर्थ की एक होती है मून, जो अर्थ का होता है मून सैटेलाइट होती है अर्थ की। मार्स की 2 होती है, जुपिटर की 79 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका वीनस और मरकरी की कोई सैटेलाइट नहीं होती दोस्तों। आगे चलें, पावर ऑफ विच लेंस इज नेगेटिव। देखो कनकेव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव होती है, कनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है दोस्तों, तो ये इसका आंसर होगा कनकेव लेंस। कनकेव लेंस विद द वर्चुअल फोकस हैज नेगेटिव फोकल लेंथ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर द यंग अडल्ट। देखो डिस्टिंक्ट विजन, नज़दीकी विजन क्या है हमारे यंग अडल्ट के लिए? 25 सेंटीमीटर दोस्तों, इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम एट, देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम होती है सॉलिड में, वैक्यूम, वाटर, एयर नहीं, 25 सेंटीमीटर। देखो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इन द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू सी क्लियर डिस्टिंक्ट इमेज इज 25 सेंटीमीटर एंड यंग अडल्ट आर नॉर्मल विजन। तो 25 सेंटीमीटर होती है हमारे को नज़दीक जो हमारे सबसे नज़दीक हम 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं, और दूर हम इन्फिनिटी देख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन स्टील में होगी, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो स्टील में सबसे ज़्यादा होगी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज, मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है 3380, ये नहीं है, कहाँ गया, हाँ सेल्सियस में है, 3380 सेल्सियस, 3380 सेल्सियस, ये इसका आंसर होगा डी। साउंड वेव इन एयर आर, तो साउंड वेव्स होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है दोस्तों। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज 3380 डिग्री सेल्सियस। साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडिनल इन वेव, 20 का आंसर होगा। साउंड वेव क्या होती है? साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। मैं आपको पिछले वीडियो, प्रीवियस ईयर की वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी, तो मैं इसमें
साथ साथ में बताता रहता था। मैंने साउंड वेव आपको पहले भी बहुत बार बताई है। तो साउंड वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। विच ऑफ दीज यूज्ड इन सोलर सेल, तो सिलिकॉन और कोबाल्ट, सिलिकॉन ये सोलर सेल्स में यूज़ होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा है साउंड वेव आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव आर द वेव इन विच डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ऑफ मीडियम पार्टिकल इन विच वेव इज मूविंग। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से आपको समझा दिया है। आगे आता है विच ऑफ दीज आर यूज्ड इन सोलर सेल्स, तो सिलिकॉन इज यूज्ड इन द सोलर सेल दोस्तों। सिलिकॉन इज द सेमीकंडक्टर एंड यूज्ड फॉर द सोलर सेल, समटाइम्स डोप्ड। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाइड टू द कंज्यूम इन इंडिया इज, तो ये होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ऑब्जेक्ट, सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, कैसा होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। आगे बात करें, एन ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर मोशन इट सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज डायरेक्टली टूवर्ड द सेंटर, क्योंकि उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो सेंटर की ओर होती है सारी। इन अ सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी चेंज एट ईच पॉइंट ऑफ द मोशन। देखो इसे मैं आपको इस तरह समझा सकता हूँ कि जैसे सर्कल है, ठीक है, तो इसमें जो सारा ये इस तरह से, ठीक है, तो आपका सर्कल कैसे घूमता है? यहाँ से घूमेगा, यहाँ से, तो ये कैसे गोल गोल घूमेगा, ऐसे गोल 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 गोल। ठीक है, तो इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी चेंज एट ईच पॉइंट ऑफ मोशन, मतलब इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट में चेंज हो रही है, और हर पॉइंट में चेंज हो रही है तो इसकी क्या है? इसका वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, डायरेक्ट वेलोसिटी चेंज होती है डायरेक्शन के साथ, तो डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। ठीक है, इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी चेंज एट ईच पॉइंट ऑफ द मोशन इवन इफ द स्पीड इज कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म मोशन द बॉडी इज एक्सेलरेटेड एज डायरेक्शनल कीप ऑन चेंजिंग। अगर उसकी आप सोच रहे हो कि वो 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से घूम रही है, तब भी क्या है उस दोस्तों, तब भी क्या है उसकी एक्सेलरेशन चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है सर्कल में। सर्कल में हमेशा डायरेक्शन चेंज होती रहती है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है तो उसके साथ क्या है? उसकी एक्सेल वेलोसिटी चेंज होती रहती है, और वेलोसिटी चेंज होती रहती है तो एक्सेलरेशन चेंज होती रहती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन इज, इसका ये होता है ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर। ये मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में भी करा चुका हूँ। ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर। वी इज द स्पीड ऑफ द बॉडी एंड आर इज द रेडियस ऑफ द मोशन। The rate of change of velocity is called the acceleration. The rate of change of velocity, the rate of change of velocity is called acceleration. Velocity is the vector quantity and so is the acceleration भी vector quantity होती है। Velocity is the speed with the डायरेक्शन। देखो वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन भी अगर चेंज होती है, मतलब अगर स्पीड है, किसी चीज़ में स्पीड है परंतु डायरेक्शन नहीं चेंज करी, तब तो वो स्पीड में ही काउंट होगा। परंतु अगर वो स्पीड के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, स्पीड उसकी कांस्टेंट है, स्पीड उसकी 2 मीटर पर सेकंड ही है, परंतु उसने डायरेक्शन चेंज कर दी तो वो उसको आप बोलोगे वेलोसिटी। और डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज होगी, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाता है? चेंज इन वेलोसिटी हो जाता है आपका एक्सेलरेशन दोस्तों। चेंज इन द अदर स्पीड एंड डायरेक्शन और बोथ मीन्स द मोशन इज एक्सेलरेटेड। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको सही ढंग से बताया है, यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए एक सर्कल है दोस्तों, और इस सर्कल में क्या है? कोई मूव कर रहा है, कोई देखो इस तरह से मूव कर रहा है सर्कल में, तो वो देखना। अब आप देखोगे इसमें यहाँ आपकी जो डायरेक्शन होती है वो ऐसी होती है इस तरह से, नॉर्थ एंड ईस्ट वेस्ट साउथ। देखो अब यहाँ से घूम रही है, अब इसने डायरेक्शन चेंज कर दी, वे साउथ साइड को लगा जाने, अब ये साउथ से अब ये ईस्ट को लगा जाने, ईस्ट से अब ये नॉर्थ को लगा जाने। तो ये हर मूव करते हुए डायरेक्शन चेंज करती है, चाहे इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, तो परंतु क्या है? अगर ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो ये वेलोसिटी बन गया, और चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन हो जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं, मुझे लगता है समझ आया होगा। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मास एंड एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, देखो रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये कौन देता है आपको? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देता है। ठीक है, तो इसका आंसर है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आगे चलते हैं, चेंज ऑफ इन फोकल लेंथ ऑफ आई इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, देखो चेंज कौन करता है फोकल लेंथ ऑफ आई में?
फोकल लेंथ होती है जो आई की, वो कौन चेंज करता है? वो करता है सर्कुलर मसल्स होती है जो, कौन सी मसल? सर्कुलर सेलुलरी मसल्स। कौन सी सेलुलरी मसल होती है जो, वो हमारे लेंस की मोटाई और चौड़ाई के लिए जिम्मेदार होती है। हमारा हम अंधेरे में जाती है, अंधेरे में जाते तो हमारे लेंस को क्या कर देती है? लेंस को क्या करती है? हमारे जो हमारे लेंस है, जो हमारा अंधेरे में जाते हैं हम, तो जो हमारा प्यूपल होती है, जो हमारा प्यूपल आइरस होता है, वो हमारे प्यूपल को खोल देता है, हमारी लाइट अंदर ज़्यादा जाती है। ठीक है, हमारा लेंस भी क्या है, उसको क्या है, लेंस भी पतला हो जाता है और हमारे सीधे वो रेटिना पे पड़ती है लाइट। तो सेलुलर मसल हमारा सेलुलर मसल होता है जो हमारे फोकल लेंथ ऑफ आई को कंट्रोल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी? तो यूनिट ऑफ एनर्जी कौन सी नहीं है? किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, किलो वाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, एन एम जो है ये आपकी यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं। तो दोस्तों हम पहुंच गए क्वेश्चन 82 पे। तो इसको देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट इज, ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बीच में आ गया है। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। यह है क्वेश्चन, अ फार्मर मूव अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। ठीक है, ये बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिए कि एक स्क्वायर फील्ड है, इस तरीके स्क्वायर फील्ड है, और इस स्क्वायर फील्ड की जो एक लेंथ है, मतलब एक साइड है वो 40 मीटर की है, और वो इस स्क्वायर फील्ड को पूरा चक्कर लगाने में लगा रहा है 40 सेकेंड। तो वो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, कितने डिस्प्लेसमेंट की उसने फार्मर ने एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो इसको कन्वर्ट कर दो टाइम को, 2 मिनट 20 सेकेंड को कन्वर्ट कर दो, तो 2 मिनट 20 सेकेंड आ गया आपका 140 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये एक फील्ड चक्कर लगाने में 40 सेकेंड लगा रहा है, तो ये 40 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये लगभग आ जाएगा आपका, 0 से 0 कट जाएगा 4, तो आ जाएगा आपका 3.5। मतलब वो 3.5 राउंड लगा रहा है इस फील्ड के। मतलब हम अब ये मान के चलें, अगर हम ये मान के चलें कि वो यहाँ थी और उसने यहाँ थी, अगर यहाँ थी वो, ठीक है, और उसने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एक चक्कर मारा, उसके बाद 2 चक्कर मारे कंप्लीट, उसके बाद उसने 3 आधा चक्कर मारा। मतलब जो उसका लास्ट चक्कर था दोस्तों, जो उसका लास्ट चक्कर था वो यहाँ से चला और आधा हुआ बस यहाँ तक। तो यहाँ से देखो उसने डिस्प्लेसमेंट कितने की, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ इनके बीच का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब उसने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट की, आपको ये निकालना है। आपको इसमें पता है कि ये 10 है, ये भी 10 मीटर है, तो बता दो इसके, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। क्या लग जाएगी इसमें? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। क्या लग जाएगी दोस्तों? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी तो क्या आ जाएगा? वो आपका हाइपोटेन्यूज था, वो आपका हाइपोटेन्यूज था, बेस उसमें 10 था का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर भी 10 था, तो 10 का स्क्वायर। तो अंडर रूट आप दोनों तरफ ले लो, ये अंडर रूट आ गया, इस 2 से ये 2 कट गया तो एच आ गया, एच आ गया, तो ये आ जाएगा आपका 100 + 100, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 200। अंडर रूट 200 को आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 अंडर रूट, सॉरी क्योंकि 200 100 ना, 100 × 2 में कर, इसको वो कर दो कैसे, तो ये आ जाएगा आपका 100 × 2 में डिवाइड कर दो इसको अंडर रूट के अंदर, तो ये तो आपका बाहर निकल जाएगा, 10 बन जाएगा इसका, ये आ जाएगा अंडर रूट, तो 10 अंडर रूट 2। यस, इसका आंसर है आप दोस्तों, सी आंसर है इसका। ठीक है, थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, कैसे ये मैं बोल रहा हूँ इसको। देखो दोस्तों, ये है फील्ड, ये आप यहाँ भी लाइन मान के चलिए, यहाँ भी एक लाइन है। ठीक है, तो ये है फील्ड, ये है फील्ड दोस्तों। ठीक है, अब इसने क्या किया, पूरा इस चक्कर लगाया, 3.5 राउंड लगाया इसने, तो 1 2 3 लगाया, तो इसका और एक आधा राउंड लगाया, तो आधे राउंड में यहाँ तक पहुँचा, आधे राउंड में कहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, कितना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। आपको पता है कि ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी तो आ जाएगा
10 का स्क्वायर और ये भी आ जाएगा 10 का स्क्वायर। तो इसको खोलोगे तो आ जाएगा अंदर, ये आ जाएगा अंदर, ये आ जाएगा अंदर 200 का स्क्वायर। जब आप इसको 200 के स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10 इंटू √2। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसफर और बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन फ्रॉम वन एंड टू स्पून टू अदर एंड इज व्हेन डिप्ड इन द हॉट टी। तो हॉट टी में कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड में। ठीक है, कंडक्शन होता है सॉलिड में, तो इसलिए फ्रॉम वन एंड टू स्पून टू अदर एंड व्हेन डिप्ड इन द हॉट टी। तो ये होगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। A merry-go-round is moving in a non-varying speed of 10 meter. It's applies that it moves with uniform velocity. It moves with uniform acceleration. It ये चाहिए दोस्तों, ये थोड़ा क्वेश्चन इसका A merry-go-round is moving in non-varying speed of 10 meter per second. It's implied that it is moving with uniform velocity. It moves with uniform acceleration. It moving with uniform speed. It is actually distance covered by swings. देखो इसका आंसर देखते हैं। A child on the merry-go-round is under a uniform circular motion. The child has a constant magnitude of velocity, but the direction of velocity change at every point. A change in velocity is due to the change in the magnitude of direction of both. The acceleration occurs if there is a rate of change of velocity. Since the child is moving with the constant speed but the velocity change, it's the acceleration motion. The acceleration is ये। तो ये मैं आपको पीछे भी कराया, एक्सप्लेन किया, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसमें क्या है कि इसमें वही हो रहा है कि वो सर्कल में है, तो सर्कल में उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, उसकी एक्सेलेरेशन भी चेंज हो रही है, तो वो मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड में है दोस्तों। किसमें है? इट मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, उसमें वो मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में उसका नहीं है, वह उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसकी एक्सेलेरेशन चेंज हो रहा है, परंतु वो मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड में है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 0 सेल्सियस में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? 3331 मीटर पर स्क्वायर, और 4 डिग्री में होती है 344 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, देखो 0 डिग्री पे होती है 33 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड। इंफ्रा साउंड कैन बी हियर्ड बाय। इंफ्रा साउंड किसके द्वारा सुनी जाती है? राइनोसोर्स के द्वारा सुनी जाती है दोस्तों। इसका आंसर है सी। ह्यूमन बींग्स तो 2 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज के बीच की आवाज़ सुनते हैं। बाकी डॉग और बैट्स होते हैं, ये क्या करते हैं आपकी, ये आपकी अल्ट्रासाउंड सुनते हैं, अल्ट्रा जो होती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मोशन इज। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, कर्व होगा, स्क्वायर टाइप होगा, कैन हैव एनी शेप। देखो स्ट्रेट लाइन तो ये इस तरीके से, इसका तो मतलब हो गया यूनिफॉर्म स्पीड में। यूनिफॉर्म स्पीड में है मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये एक्सेलेरेशन तो शो कर रहा है, परंतु ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन शो कर रहा है। और अगर कर्व में बोले ऐसे, तो ये कर रहा है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कैन बी कर्व्ड शेप होगा इसका आंसर दोस्तों। इसमें डालना भूल गया होऊंगा मैं। आगे बात करें, अ बर्ड फ्लाइंग एट द सर्टेन हाइट पोजेस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका आंसर होगा बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब बर्ड फ्लाई कर रही है तो उसका बोथ एनर्जी है, काइनेटिक भी, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू द मोशन। ठीक है, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी ऑफ द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसकी एक पोजीशन है और कन्फिग्रेशन के कारण होती है पोटेंशियल एनर्जी। और वेयर मास ऑफ द बॉडी जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इस मोशन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है वर्च्यू ऑफ इस मोशन की वजह से, और एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है कन्फिग्रेशन वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन के कारण। तो वो इसका दोनों जो है जब बर्ड हवा में उड़ रही है। अ पर्सन यूज बायफोकल लेंस फॉर द करेक्शन ऑफ। देखो मायोपिया होता है जब बंदा नज़दीक का देख सकता है, दूर का नहीं। हाइपरमेट्रोपिया होता है जब बंदा
दूर का देख सकता है, नज़दीक का नहीं। तो बोथ हैं ए एंड बी, क्योंकि जो बायफोकल लेंस होता है इसमें कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस होते हैं। तो ये होता है जब आपकी ना आपको नज़दीक का ढंग से दिखता है ना दूर का। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर इज 40 ग्राम, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन वाटर विल बी। तो लेस देन मास, देखो दोस्तों मास कहीं चेंज नहीं होता, मास हमेशा मास रहता है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट एयर में अगर 40 ग्राम है तो पानी में भी 40 ग्राम होगा। तो इसका आंसर सी होगा, 40 ग्राम। तो अगला, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू। साउंड दोस्तों गैस में भी ट्रैवल हो सकती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, सॉलिड लिक्विड गैसेस। इसका आंसर है सी। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मेरी गलती बताइए, आपको आगे CTET की अगर वीडियो चाहिए मैथ की, अगर आप CTET का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो बताइए। मैं CTET के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम लाऊंगा 25 तारीख के बाद। अगर आपको चाहिए दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।